पालो लो गोर पालो लो और पालो लो रे मैत बकारा यो छ मेरी जन्म भूमि यो छ मेरी बरसों की याद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में और मैं हूं आपका रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जिसने पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर की नौकरी के बजाय गांव में रहकर दुग्ध फार्मिंग को अपनाया। उसने न सिर्फ खुद का व्यवसाय खड़ा किया बल्कि परिवार और गांव का नाम भी रोशन किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्राम सूपी के युवा प्रशांत बिष्ट की। कैसे गांव में रहकर दुग्ध फार्मिंग शुरू की, उनकी कहानी बताती है कि मेहनत और समर्पण से आत्मनिर्भरता के साथ साथ गांव की खुशहाली भी संभव है। कुमाऊं वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं मोहन सिंह बिष्ट, ग्राम पंचायत सोपी तल्ला, पोस्ट सोपी। मेरे बेटे प्रशांत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दुग्ध फार्मिंग में उसका अपना चॉइस था और शुरुआत में तो थोड़ा दिक्कत रही थी। मैं सोच ज़रूर रहा था कि इसने ये पढ़ाई पूरा करने के बाद ये क्या लक्ष्य क्या कर दिया, लेकिन अब कहीं जाके थोड़ा संतुष्टि हो रही है कि हाँ, इसने जो है जो कदम था वो बिल्कुल सही ओर जा रहा है। श्रोताओं, आप सुन रहे थे उनके पिता के अनुभव। सच है, शुरुआत में हर नया कदम चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर आगे और बात करते हैं प्रशांत जी से। आप सभी को नमस्कार। मैं प्रशांत सिंह बिष्ट, ग्राम पोस्ट तल्ला सूपी का निवासी हूँ। मेरी आयु 25 वर्ष है और मेरा जो शैक्षिक योग्यता की बात करें वो मैं अपना ग्रेजुएशन जो है करने के बाद वर्तमान में डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। बीते वर्षों की बात करें तो वर्ष 2018 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद सरकारी नौकरियों की तैयारी शुरू की। उसमें मैं लगा रहा 2018 से कुछ 1-2 साल मैं घर पर ही था और अपनी तैयारियां करता था। उसके बाद मैं हल्द्वानी की तरफ गया। 3-4 साल में वहाँ भी तैयारी करता रहा। कुछ एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए, कुछ एग्ज़ाम की मैं रहा मैं तो ओवरऑल ये रहा कि कुछ मार्क्स वगैरह से मैं रह गया। जी, तो बताइए कि पढ़ाई करने के बाद आपने नौकरी न करके दुग्ध फार्मिंग शुरू करने का फैसला कैसे लिया? डेयरी फार्मिंग का जो विचार है ये मेरे दिमाग में पहले ही से था, क्योंकि मैं जो पढ़ाई मैंने की 11th से वो मैं बायोलॉजी से रहा और मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था डेयरी फार्मिंग या अपने जानवरों से लेके जो हमारे घर पर थे। मैंने मन में कभी सोचा तो था कि कभी मैं अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह में निकल जाऊंगा तो एक साइड बिजनेस के इनकम के सोर्स के तौर पर अपने यहाँ पे जहाँ पे मेरा घर है पहाड़ में मुक्तेश्वर में, मैं यहाँ पे उसको शुरू करूँगा। तो जब मुझे कहीं सफलता नहीं मिल रही थी, मैं प्रयासरत था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं पहाड़ की तरफ मुड़ूँ और अपना एक डेयरी फार्मिंग जो हमारी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम है और जिसमें थोड़ा बहुत हमें अनुभव भी है, तो मैंने इसे चुना। बिल्कुल। तो प्रशांत जी, जब आपने ये काम चुना, क्योंकि आज जिस तरीके की हम लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है या हमारे माँ बाप की कि बच्चा अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसके बाद एक अच्छी जॉब करेगा, लेकिन आपने जब ये काम शुरू करा तो क्या परिवार और जो गांव के लोग थे, कैसी प्रतिक्रिया थी आपके लिए कि यार प्रशांत ये क्या कर रहा है? तो स्टार्टिंग में ये था कि जब लोगों ने देखा कि मैं डेयरी फार्मिंग का काम स्टार्ट कर रहा हूँ या मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम मैं कर रहा हूँ, जो लोगों ने बोला कि क्या करना है तुम्हें, तो मैंने बोला कि डेयरी फार्मिंग का काम है। वो समझ तो गए थे कि हाँ। थोड़ा मतलब एक मॉडर्न तरीके से करेगा, जो ट्रेडिशनल वे है उसमें नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बोला कि ऐसे ऐसे है ये है। तो जो मुझे लगा, क्योंकि ट्रेडिशनल वे को छोड़कर ही अगर हम इसको मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से करेंगे डेयरी फार्मिंग के काम को, तभी हम लोग प्रॉफिटेबल इसको बना पाएंगे। बिल्कुल। यानी लोगों के कमेंट्स कैसे थे, पॉजिटिव थे या नेगेटिव, की क्या कर रहा है प्रशांत? इसमें कुछ लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, कुछ लोगों के नेगेटिव भी थे, लेकिन ये है कि अगर किसी काम को अगर आप करने की ठानते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि उनका कहना क्या है।
तो पॉजिटिव कमेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ थे लोग जो हमारे परिवार के ही, हमारे रिलेटिव, कि चलो ठीक कर रहा है क्योंकि तू अपना सोच समझ के कर रहा है और तूने इधर उधर जान के भी IVRI गया, इधर उधर गया, थोड़ा डॉक्टर से पता किया, साइंटिस्ट से पता किया, जो भी है उसके बारे में नॉलेज ली, पढ़ाई की, तो ठीक है, हमको लगता है, विश्वास है कि तू करेगा इसको। और कुछ जैसे हमारे थे गहना के डॉक्टर हैं, डॉक्टर पंकज कुमार जी, जी वेटनरियन है वो, उनसे भी मैंने स्टार्ट में डिस्कशन किया था कि सर मैं डेयरी फार्मिंग का काम करना चाह रहा हूँ, और तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी ब्रीड जैसे HF होगी और जर्सी ब्रीड वगैरह पे अगर प्रेफरेंस आप दें कि कैसे रहेंगी, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि हायर मिल्किंग वाली गाय नहीं, आप एवरेज 18-20 लीटर वाली गाय से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी यहाँ के माहौल में आएंगे तो थोड़ा कम कर सकती हैं, उन्होंने ये बोला। लेकिन जब 1-2 साल मेरा काम चला उसके बाद वो आए तो वो बहुत ताजुब में थे, वो मतलब खुश हुए, बोले कि जब मैं आया था बीच में आपकी एक गाय जो कैजुअलिटी हो गई थी, तब मुझे देख के तो नहीं लगता था कि आपका मतलब काम जो है ये सफल हो पाएगा, लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि अपने काम को सफल करके दिखाया, उनका कहना ये था। और नेगेटिव कमेंट्स में बोले तो लोग ये है कि लोग क्यों कर रहा है ये काम, गोबर का काम क्या करेगा, इससे क्या होगा, इस तरीके का ना, क्योंकि ट्रेडिशनल तो यही है। बिल्कुल है। तो प्रशांत जी एक चीज़ और आती है, क्योंकि जो हमारे पहाड़ों में गाय बच्चों का जो हम पालन करते हैं अधिकतर अपने गुजर बसर के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए, और बहुत अधिक कॉमर्शियल एक्टिविटी टाइप का नहीं रहता है। लेकिन आपने जो गायें आप लेके आए तो जो अच्छी नस्ल की गायें थी, तो कैसे इनका चुनाव आपने करा? कहीं तो रिसर्च करा होगा कि ये शायद बेहतर हो सकती है पहाड़ के लिए। नस्ल का देखिए ऐसा है, एक्चुअल में मैं जैसे हमारा बैकग्राउंड रहा बायोलॉजी का, तो मैं मतलब किस ब्रीड को हम प्रेफरेंस दें। कुछ ब्रीडें हैं जैसे हमारी इंडिजिनस होगी, जैसे देसी में साहिवाल कहें, गिर कहें, थार पारकर होगी या रेड सिंधी होगी, ये हमारी देसी नस्ल की गाय हैं। जी ये गाय जैसे बात होती है कि A2 और A1 मिल्क की, ये A2 मिल्क होता है इनका, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये थोड़ा शांत मिजाज कम होती है। जैसे हम देखेंगे कि साहिवाल और गिर हैं, इनका मिल्क प्रोडक्शन भी थोड़ा कम रहेगा HF और जर्सी से, और थोड़ा यह है इनको पालने में, क्योंकि जब मिल्क प्रोडक्शन कम रहेगा तो इनका विंग जो खर्चा है इनको पालने में, वो पर लीटर का कॉस्ट ज़्यादा आएगा हम लोगों को, क्योंकि अगर हमको इसको अगर एक बिजनेस के तरीके पर करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या हो सकता है। जी तो इसमें सबसे सूटेबल HF और जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन कहते हैं, और एक जर्सी ब्रीड, ये 2 ब्रीड यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सही है। तो फिर इससे डिस्कशन मैंने IVRI जाके किया कि सर यहाँ के लिए कैसी गाय, फिर उसके बारे में डीप, जैसे YouTube हो गया और भी बहुत से बुक्स वगैरह, मैगजीन वगैरह जैसे होती हैं इनके रिलेटिंग, जिसमें हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत जानकारी ली, 1-2 साल कंटिन्यू इसके टच में रहा कि कैसी ब्रीड की पहचान की जाती है, कैसे अच्छे दूध देने वाली गाय की पहचान की जाएगी, और कैसे वो शांत है, इस तरीके से हम लोगों ने पता किया। बिल्कुल। एक चीज़ और आपने कर रखी है प्रशांत जी, इसमें आपने जो दूध आप निकालते हैं उसके लिए आपने मशीनें भी रखी हैं। मशीनों से दूध निकालना कितने फ़ायदेमंद है? देखिए, मशीन से दूध निकालने की जहाँ तक बात है, मशीन से दूध निकालने के बहुत से फ़ायदे हैं जी। मिल्किंग मशीन जिसे बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, जैसे मोटर से चलेगी, बिजली से चलेगी, और कुछ ऑप्शंस में होता है कि आप उसको इंजन के साथ, जो पेट्रोल वेरिएंट होता है वो भी चलता है, जैसे मेरे पास दोनों हैं। तो मिल्किंग मशीन का काम ये होता है कि जब गाय दूध पर एक बार उतारती है थनों में, तो उसको आप जितनी जल्दी दूध निकालेंगे वो उतनी जल्दी पूरा दूध निकालेगी। अगर हम ज़्यादा, क्योंकि ये जैसे हम मेरे पास है एवरेज गाय 15 से लेके 25-30 लीटर तक की दूध की गाय हैं, तो वो गाय अगर हम हाथ से निकालेंगे, मिल्किंग करेंगे, क्योंकि एक आदमी नहीं निकालेगा, फिर 2 लोग लगेंगे, 2 लोगों का टाइम जाएगा। और साथ में ये है कि अगर जितनी जल्दी हम दूध निकालें तो पूरा दूध निकलेगा। अगर हाथ से हैंड मिल्किंग हम लोग करेंगे तो उस पर यह टाइम ज़्यादा लगेगा और गाय का दूध वापस थनों के ऊपर चले जाएगा। और दूसरा यह है कि उसमें सफाई जो है दूध में, जैसे हम लोग हैंड मिल्किंग करेंगे तो हाथ से पानी टपक के, या गाय के बाल, गोबर वगैरह, कुछ भी गंदगी, गाय का मूत्र ही हो गया, वो गंदगी जा सकती है। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, हम जो कैप्स वगैरह होती है वो गाय के थन के ऊपर लगती है, और पूरा दूध मोटर से पाइप के, उसमें सिलिकॉन पाइप होता है, फूड ग्रेड प्लास्टिक, वो केन के अंदर आता है दूध पूरा। तो ये नहीं है कि उसमें हाथ टच होने का कोई मतलब ही नहीं है, साफ एकदम दूध रहता है। और टाइम की बचत, सबसे पहली है कि टाइम की बचत, जहाँ पे हम लोग हैंड मिल्किंग करके अगर 4-6 गायों का दूध हम 1 घंटा लगेगा, तो वहाँ 15 से 20 मिनट में सारी गायों का दूध निकल जाता है। बिल्कुल है, बहुत अच्छी जानकारी आपने प्रशांत जी दी। लेकिन एक चीज़ और आती है, बहुत सारे युवा आपको सुन रहे होंगे और क्या पता उनके मन में भी एक ख्याल आ रहा होगा कि
दुग्ध व्यवसाय करा जाए या डेयरी फार्मिंग करी जाए तो लोग आता है फिर बीच में पैसा। तो कितनी पूंजी लगी शुरुआत में और क्या कोई सरकारी योजना का भी आपने इसमें लाभ लिया? देखिए, इसमें ऐसा था, डेयरी फार्मिंग में जो पूंजी की आपने बात की, वो यहाँ पे हमारे राज्य उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है। जी। एक होता है मिनी माइक्रो, उसके अंतर्गत मुझे लगभग 7 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, जी। जिसमें गाय परचेज करने से लेके 5 गायों की कीमतों से लेके मेरे मिल्किंग मशीन वगैरह, चाफ कटर वगैरह, काव मैट वगैरह, बहुत सी और चीज़ें थी, वो सारा इक्विपमेंट वगैरह मिला के लगभग 7 लाख के करीब का लोन था, जिसमें 10% के करीब मैंने 70,000 मार्जिन मैंने अपनी डाली और 36 के करीब का मुझे मिला। जी। और ये नहीं है कि मैं दूसरे को प्रेफरेंस नहीं दूंगा कि वो 6 लाख या 7 लाख से स्टार्ट करे। बिल्कुल। 1-2 गाय से भी स्टार्ट कर सकता है आदमी, अच्छी नस्ल की गाय हो। मतलब ये है कि गाय तभी एक उत्पादक को मतलब पैसा बना के देगी जहाँ पर वो 10-12 लीटर से ऊपर दूध देगी, क्योंकि जो पशुपालक है वो भी उसे अच्छी तरह खिला पाएगा। क्योंकि अगर दूध नहीं देगी गाय तो आदमी ये तो नहीं चाहता ज़्यादातर कि अपनी जेब से लगा के खिलाए ना गाय को। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अब गाय 10-12 लीटर लगभग दूध देगी, तभी जाके आदमी उसको दाना वगैरह, साइलेज, जो भी चारा वगैरह है वो खिला पाएगा। स्टार्ट अगर आदमी को करना है 1-2 गाय से नॉर्मल, लगभग 1 से 1,20,000 के करीब में 2 गाय आदमी ला सकता है, जी, उसे जी। स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल है। तो प्रशांत जी, आपने जब शुरुआत करी, बीच में भी आपने कुछ चुनौतियां बताई, लेकिन शुरुआत की जो चुनौतियां रही, किस तरीके की चुनौतियों का आपने सामना करा? क्योंकि एक तो जो काम था एक नए तरीके का, जो एक होता है ना कि प्रोफेशनल वे में अगर जब हम कोई काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सरल है, उसमें भी कुछ चुनौतियां रही होंगी, तो उसका जिक्र आप करना चाहेंगे? जी। चुनौतियाँ जो हैं स्टार्टिंग में, देखिए, एक हिसाब से हम कहें तो यहाँ पे टेम्परेचर के, यहाँ के मौसम वेदर के हिसाब से तो मुझे चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ा दिक्कतें हमें ये थी कि हमें यहाँ आने के बाद एकदम उनके अकॉर्डिंग चारा नहीं मिला। अच्छा। जो चारा वहाँ उन लोगों को, गायों को मिलता है, जी, वो यहाँ जी। पे एकदम अवेलेबल नहीं हो पाया। लेकिन धीरे 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 हमने जो है थोड़ा कंडीशन बेटर की, खुद फॉडर, हमने ग्रीन फॉडर भी उगाया। फिर साइलेज वगैरह, जैसे हम लोग आंचल से जुड़े तो प्रॉपर हमको जितना डिमांड होती है उतना हमको मिल जाता है साइलेज वगैरह, और बाकी चारा भूसा वगैरह सब हमको अवेलेबल है अभी तो, बिल्कुल। लगभग मिल जाता है। यानी कि शुरुआत में कुछ चीज़ों को हाँ, लेके चुनौतियां रही, बाकी सामान्य रहा। तो एक चीज़ और आती है, अगर वर्तमान की हम बात करें, अभी की हम बात करें, तो प्रशांत जी की जो आय है उसमें कितना बदलाव हुआ है? यानी कुछ जो आपने सोचा था उसके अप्रोक्स आप पहुँचे कि नहीं? देखिए, जो मेरा सोचना था, जो मैंने एस्टिमेट बनाया था कि मैं लगभग इतने लाख का खर्चा करूंगा जी। और इतना होगा। स्टार्टिंग में भी देखिए ऐसा है, इफ एंड बर्ड्स आते हैं और नुक और कॉर्नर बहुत सारे होते हैं। हाँ। कि मतलब संभावनाएं लेके चलना पड़ता है कि देखिए, 2 पहलू होते हैं हर चीज़ के। बिल्कुल। तो सोचना ये भी चाहिए कि नेगेटिव क्या रहेगा इस काम में और पॉजिटिव क्या हो सकता है। जितना मैंने सोचा था कि लगभग 5 गायों से मैं लगभग 100 लीटर करीब दूध का जो प्रोडक्शन है वो लगभग कर लूँगा मैं। बिल्कुल। फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा दिक्कतें ये हुई कि एक गाय जो थी हमारी, वो थोड़ा चारे में कुछ ऐसा, उसने फूड पॉइजनिंग हो गया, उसको कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो उससे एक गाय की कैजुअलिटी हो गई थी। स्टार्टिंग में थोड़ी ये चुनौतियाँ रही। जो मैंने सोचा था लगभग, जितना मैं अप्रोक्सीमेटली, हम 100% की बात नहीं करते हैं, 80-90% की बात, जितने मैंने सोचा था उससे कम ही हुआ। लगभग मैंने जो काम अपना स्टार्ट किया, लगभग वो मिनिमम 30-40% ही मैं पा पाया उसका। अच्छा। जी। स्टार्ट में 1 आध साल मेरा थोड़ा इनिशियल जो था वो दिक्कतों से भरा रहा, चुनौतियों से भरा रहा। अभी थोड़ा कहेंगे कि गाय जो 4 थी वो बढ़ गई हैं अभी। देखिए, तो अभी हमारे पास वर्तमान में लगभग 40 से 50 लीटर के बीच में दूध रहता है। जी, हाल ही में जी। फिर एक हमारी गाय भी आई हुई है। बाकी इनिशियल हम अगर हम कहें तो, जैसे मेरा लोन है 6,30,000 के करीब का, उसमें जी। मेरी मंथली 18-20,000 की EMI जाती है, वो निकल जाती है मेरी। और ऐसा है, गायों को लगभग मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हम गायों को जितना खिलाएंगे, अगर उनकी मिल्क कैपेसिटी अच्छी है तो हम उनको जितना खिलाएंगे वो उतना बना के देंगी। बिल्कुल। क्योंकि गायों का ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे 2-3 साल के अनुभव में कि मैंने गायों को खिलाया हो और गायों ने अपना खर्चा ना निकाल के और मेरा EMI का खर्चा ऐसा ना निकाला हो। क्योंकि बिल्कुल। गायों के साथ में ऐसा है कि मेरे EMI के खर्चे को निकाल देती हैं वो और अपना खर्चा निकाल लेती है। मंथ में कभी ऐसा है, महीने में कभी 8-10 हज़ार बच गए, कभी 10-12 बच गए।
बिल्कुल है। तो सर बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ हुई और शुरुआत आपने करी है, करीब 2 साल आपको होने जा रहे हैं। तो अंत में जाते जाते आप जो गांव के अन्य युवा आपको सुन रहे हैं, क्योंकि नौकरी की तलाश में बहुत लोग रहते हैं और कई बार मिलती भी है और चुनौती भी है। अगर खुद का जो काम करने जा रहे हैं तो उनको कोई संदेश आप रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से देना चाहेंगे? मेरा सभी युवाओं को संदेश है, क्योंकि देखिए वर्तमान में अगर हम एक देखें कि हमारा एक दृष्टिकोण क्या रहता है कि कोई भी युवा है इंटरमीडिएट करने के बाद या अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद एक बार अगर एक्चुअल में हम देखें, अगर जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें, अगर गवर्नमेंट जॉब आदमी की लग जाती है वो सबसे बढ़िया है। सेकेंडरी में हम लेंगे कि अगर अपने पास कोई अच्छा बिजनेस है, कोई हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए स्टार्ट में ही कोई बिजनेस एकदम बड़ा नहीं हो जाता, इनिशियल से बहुत छोटे स्तर पर काम को शुरू करना पड़ता है, धीरे धीरे जाके काम बढ़ेगा। तो प्राइवेट जॉब वगैरह को तो मैं प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, मैंने की भी नहीं की है, 3-4 महीने की मैंने हल्द्वानी में जी। उसके बाद लेकिन मुझे लगा कि खास इसमें क्योंकि होने वाला कुछ है नहीं, आदमी का टाइम ही कटता है, बस ये गुजर बसर हो जाती है। तो जहाँ तक मुझे युवा सुन पा रहे हैं, तो इसमें मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर कोई अपने काम को, कोई भी काम, ऐसा नहीं कि मैं डेयरी फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं आदमी के पास करने के लिए। बस ये है कि आदमी अगर करना चाहे और ठाने उसको करने की, बिल्कुल तो असंभव नहीं है। बिल्कुल असंभव ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये है। लेकिन स्टार्ट में जो आदमी की लगन है अगर उसको करने की, वो उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा कि जैसा हमने चाहा वैसे ही हमको मिलेगा। तो प्रशांत जी, अंत में श्रोता सुनना भी चाहेंगे कि अब भविष्य में प्रशांत जी की क्या योजना है? क्या इसी को आगे बढ़ाएंगे या फिर कुछ और नया कदम उठाएंगे? अभी वर्तमान में कहूँ तो मैं एक्चुअल में मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोची थी लेकिन अभी टाइम मिला नहीं। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह की है मैं तैयारी कंटिन्यू करता रहता हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है। बाकी मैं ज़्यादातर अपना टाइम डेयरी फार्मिंग में ही देता हूँ। घर वाले सपोर्ट करते हैं बहुत, वो लोग निरंतर मेरे साथ लगे रहते हैं। उनका सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है और उनका ही जो सपोर्ट है उसी के बदौलत मैं अभी यहाँ पे हूँ जो भी है। बाकी जो मेरा आगे फ्यूचर का प्लान है वो ऐसा तो खास जिस एक तरीके से हम कहें तो मेरा ये है कि डेयरी फार्मिंग के काम को मैं आगे बहुत बढ़ाऊंगा। अच्छी नस्ल की और अच्छी ब्रीड की गाय मैं, क्योंकि इन्हें रिप्लेस करते रहूँगा, और अच्छी गायों को लेकर लगभग मेरा टारगेट है 200 लीटर से 300 लीटर करीब का अपने इस डेयरी फार्म से मैं बनाऊँगा। उसके लिए मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ और जितनी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है उसको मैं गेन करता हूँ। धन्यवाद बहुत। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। सुनते रहें कुमाऊनी आपन रेडियो आपन बात।